ठीक है, लिखिए, हेडिंग लिखिए, मार्टिन्स मेथड और मैट्रिक्स मेथड, मार्टिन्स मेथड और मैट्रिक्स मेथड ऑफ सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। मार्टिन्स मेथड और मैट्रिक्स मेथड ऑफ सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, ऑफ सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। अब अगले 5-7 मिनट तक ना एकदम शांतिपूर्ण तरीके से बोर्ड की तरफ देखिए आप, ठीक है। डू यू रिमेंबर कि व्हाट वाज लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल? क्या सिखाया था बताओ, क्रेमर्स रूल के टाइम पे? सेम ही है, बताओ। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, और बोलो, प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2, और बताओ, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। ठीक है, अब एक मैजिक दिखाता हूं, देखो ध्यान से सुनना। 3 डिटरमिनेंट दिखा रहा हूं, मतलब डिटरमिनेंट नहीं, सॉरी, मैट्रिक्स दिखा रहा हूं, और इनका प्रोडक्ट करके आप मेरे को बताना कि यहां से निकलता क्या है। ठीक है, वन मैट्रिक्स विल बी a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ठीक है, यहां पर लिखिए x y z, और यहां पर लिखिए आप d1 d2 और d3, और सोचिएगा जो मैं कह रहा हूं। इन दोनों का प्रोडक्ट एक बार बताइए क्या निकल सकता है। प्रोडक्ट करने का तरीका आपको याद होना चाहिए, वो था कि रो इनटू कॉलम करेंगे हम। ठीक है, बताओ क्या आ जाएगा, पक्का ना? अच्छा, फर्स्ट रो से और कुछ करना है कि हो गया? हो गया। सेकंड रो से करो। ओके, नेक्स्ट बताओ। ओके, और राइट हैंड साइड में क्या है अपने पास में? d1 d2 और d3। क्लियर है? फिर राइट लेफ्ट को जब आप कंपेयर करोगे तो देखो, दिस एलिमेंट शुड बी इक्वल्स टू दिस एलिमेंट। ठीक है, अगेन दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस, एंड द लास्ट वन शुड बी इक्वल्स टू दिस, और अल्टीमेटली क्या निकलेगा? यही निकलना चाहिए। फिर आया बात समझ? तो इससे हमको क्या समझ में आया, देखो कि इस पूरे इक्वेशन को ना मैं 3 मैट्रिक्स में ब्रेक कर सकता हूं। कितने मैट्रिक्स में ब्रेक कर सकता हूं बताओ? 3। देख लो कि वो मैट्रिक्स क्या क्या था। पहला मैट्रिक्स ये, दूसरा मैट्रिक्स ये, और तीसरा मैट्रिक्स ये। फर्स्ट मैट्रिक्स को मैं ऐसे ही याद रखने के लिए, समझने के लिए मैं बोलता हूं कि ये है मेरा कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है बताओ? और थोड़ा जोर से बोलो, कौन सा मैट्रिक्स है ये? कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स। ये है मेरा वेरिएबल वाला कॉलम मैट्रिक्स, वेरिएबल वाला, और ये है मेरा कोफिशिएंट वाला कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बताओ? कांस्टेंट टर्म वाला कॉलम मैट्रिक्स। फिर से बोलो, कांस्टेंट टर्म वाला कॉलम मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स क्या है बताओ? कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स वेरिएबल वाला कॉलम मैट्रिक्स। पूरा रिपीट करो, फिर से बोलो, वेरिएबल वाला कॉलम मैट्रिक्स। और थर्ड वाला क्या है? कांस्टेंट वाला कॉलम मैट्रिक्स। फिर से बोलो, थर्ड वाला क्या है? कांस्टेंट वाला कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है मेरे ख्याल में? तो इस पूरे स्ट्रक्चर को देखो आप, और यहां पर हम क्या करेंगे कि एक स्टैंडर्ड नोटेशन है। नोटेशन क्या है समझना, कि जो आपका कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स होता है ना, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर कैपिटल E। ठीक है, जो ये वेरिएबल वाला होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर कैपिटल X, और जो कांस्टेंट वाला होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर कैपिटल B। ठीक है, तो इस पूरे सिचुएशन को आई कैन चेंज इनटू दिस। देखना ध्यान से, A into X is equals to B, where A stands for what? कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स बताओ एक बार फिर से, A1 B1 C1, A2 B2 C2, और बोलो A3 B3 C3। इज दैट ओके? फिर X इक्वल्स टू क्या होगा? X Y Z along द कॉलम, एंड B इक्वल्स टू क्या होगा? D1 D2 DT और D3 कांस्टेंट टर्म्स along द कॉलम। चलेगा यहां तक? क्लियर है मेरे ख्याल में? अब आप देखो कि आपका जो वेरिएबल है वो इन तीनों मैट्रिक्स में से कौन से में छुपा हुआ है, ये बताओ। एक्स में छुपा हुआ है, यहां है आपका वेरिएबल, और उसी का वैल्यू चाहिए आपको। इसका वैल्यू प्राप्त करने के लिए कैन आई थिंक कि मैं कोई तरीके से अगर यहां से ए हटा दूं तो अच्छा लगेगा मुझे।
ए हटाने का मैट्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में क्या तरीका हो सकता है बताओ? नीचे धक्का मार सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होता है। फिर अगर इस ए को फिर भी हटाना है तो कैसे हटा सकते हो बताओ? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके। अच्छा, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई राइट साइड से कि लेफ्ट साइड से? लेफ्ट साइड से। तो कैसा दिखेगा बताओ? ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा? आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। आई इंटू एक्स का आंसर क्या हो जाएगा बताओ? एक्स इज इक्वल्स टू क्या रहेगा बताओ? ए इनवर्स इंटू बी। ये है आपका फॉर्मूला जो आपको ये सिचुएशन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू क्या है बताओ? ए इनवर्स इंटू बी। और टू बी ऑनेस्ट ये फॉर्मूला रट के कोई फायदा नहीं। ठीक है, आपको इसके कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा। एक्स आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ मेरे को फिर से? सिर्फ वेरिएबल मत बोलो, बोलो वेरिएबल वाला कॉलम मैट्रिक्स। क्या है बताओ? वेरिएबल वाला कॉलम मैट्रिक्स। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स। और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? कांस्टेंट टर्म वाला मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको सवालों में क्या होगा देखो, इस टाइप का कुछ सिचुएशन बताया हुआ रहेगा कि ये एक इक्वेशन है और बोलेगा कि मार्टिन्स मेथड से या मैट्रिक्स मेथड से यहां से आप बताओ कि एक्स का आंसर क्या होगा, वाई का आंसर क्या होगा, जेड का आंसर क्या होगा। तो आपका काम ये है कि इस पूरे इक्वेशन से ब्रेक करके आपको तीन मैट्रिक्स बनाना। एक मैट्रिक्स आप बनाएंगे कोफिशिएंट वाला, एक मैट्रिक्स आप बनाएंगे वेरिएबल वाला, एक मैट्रिक्स आप बनाएंगे कांस्टेंट वाला, और फिर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू बी। और टू बी ऑनेस्ट इसका और सिंप्लीफाइड फॉर्म हो सकता है। देखिए, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या आप लोगों को याद है? क्या होता था? ए इनवर्स का फॉर्मूला होता था एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, और यहां पर क्या रहेगा अपने पास में? बी। ठीक है, तो ओवरऑल यू कैन सी हियर कि x इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a जो है वो अपने आप में मैट्रिक्स है और b भी अपने आप में क्या है? मैट्रिक्स है। तो ऊपर आपके पास में अल्टीमेटली क्या आएगा? मल्टीप्लाई करके भी कोई ना कोई मैट्रिक्स कुछ तो होगा। और डिटरमिनेंट a अपने आप में क्या है बताओ? वैल्यू। तो नीचे क्या मिलेगा आपको? वैल्यू। और x खुद क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। इसको भी सिंप्लीफाई करने के बाद में इधर भी एक कॉलम मैट्रिक्स आएगा आपके पास, और फिर आप इसका और उसका एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हो और वहां से आपके पास में x का आंसर, y का आंसर और z का आंसर आ जाएगा। क्या ये पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ? कोई डाउट है बोलो? डिराइवेशन बिल्कुल नहीं चाहिए आपको, तो सिर्फ फॉर्मूला के हेल्प से काम करना। ठीक है, हाँ ओके, आगे बात कर रहे हैं फिर यहाँ पे। तो अल्टीमेटली देखो क्या होगा कि x इक्वल्स टू ऊपर कोई ना कोई मैट्रिक्स ही आएगा लास्ट में और नीचे क्या आएगा? कोई ना कोई वैल्यू। इसको सॉल्व करने के बाद में राइट हैंड साइड भी जो होगा दैट विल बी अ कॉलम मैट्रिक्स, और x खुद भी क्या अपने आप में कॉलम मैट्रिक्स। फिर इसका एलिमेंट्स उसका एलिमेंट्स हम इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, और हमारे पास में x का, y का, z का, तीनों का आंसर आ जाए। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसके अंदर में भी क्या है देखो, क्रेमर्स रूल में आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि यूनिक सोल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होगा और नो सोल्यूशन कब होगा। वैसा ही कुछ कंडीशंस मेरे को इसके लिए भी पढ़ना है। ठीक है, जब कभी भी आप जीवन में चाहेंगे कि मेरे को मार्टिन्स रूल लगाना है, कौन सा रूल लगाना है बताओ? मार्टिन्स रूल। तो सबसे पहले आपका ड्यूटी होगा कि आप तीन मैट्रिक्स बनाइएगा। कितना मैट्रिक्स बनाइएगा बताइए? तीन। क्या क्या? कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स, और बोलिए वेरिएबल वाला कॉलम मैट्रिक्स, और बोलिए कांस्टेंट वाला कॉलम मैट्रिक्स। ये तीन बना लिया। बनाने के बाद में सेकंड स्टेप आपका होगा कि सबसे पहले आप फाइंड करिए डिटरमिनेंट ए। क्या फाइंड करिए बताइए? डिटरमिनेंट ए। अब डिटरमिनेंट ए का वैल्यू जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। पहले मैं नॉन जीरो के लिए बात करता हूं। डिटरमिनेंट ए का वैल्यू अगर नॉन जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर में तो कोई ना कोई नंबर रहेगा ही, और ऊपर चाहे जो भी टाइप का नंबर का सिचुएशन आए कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ ना कुछ तो आंसर आ ही जाएगा। तो इफ योर डिनोमिनेटर डिटरमिनेंट ए इज नॉन जीरो देन यू विल गेट सम आंसर, सम फिक्स आंसर, एंड हेंस इट इज सिचुएशन ऑफ यूनिक सोल्यूशन। किसका सिचुएशन है वो बताओ? यूनिक सोल्यूशन का। सेकंड वी विल कम टू कि क्या पता डिटरमिनेंट ए जीरो हो जाए। क्या हो जाए बताओ? डिटरमिनेंट ए जीरो हो जाए, लेकिन जो ऊपर लास्ट में आने वाला मैट्रिक्स है ना उसका एंट्री जीरो ना हो, उसका एंट्रीज कुछ हो 3, 4, 5 कुछ उस टाइप का। आया बात समझ? तो नीचे आपके पास में जीरो होगा और ऊपर आपके पास में क्या होगा? नंबर। नीचे जीरो ऊपर नंबर। इस सिचुएशन में आपका आंसर क्या होना चाहिए बताओ? नो सोल्यूशन, क्योंकि इस टाइप के सिचुएशन को तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो का आंसर क्या रहेगा हमारे लिए? नो सोल्यूशन, नॉट पॉसिबल। और एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि आपका डिटरमिनेंट ए हो जाए जीरो, मैट्रिक्स जो ऊपर बनेगा आपका एडजॉइंट ए इंटू बी करके, मान लो कि उसका भी सारा एंट्री जीरो, तो ऊपर का वैल्यूज भी जीरो और नीचे का वैल्यूज भी जीरो, तो क्या मिलेगा हमको? जीरो बाई जीरो। यहां पे फिर दोनों बात हो सकता है क्रेमर्स रूल के तरह। यहां पर हो सकता है कि जीरो बाई जीरो अगर है तो आपका आंसर नो सोल्यूशन भी हो सकता है और आपका आंसर इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, सो इफ यू हिट जीरो बाई जीरो, फिर उसके बाद में आपको वही चीज चेक करना पड़ेगा जो मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था आपको कि a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 ऑल थ्री आर सेम एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम d1 by d2। अगर जीरो बाई जीरो भी ये मिला
और साथ में ये भी मिला कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 बट नॉट इक्वल्स टू d1/d2, देन योर क्लेम विल बी कि इट इज अ सिचुएशन ऑफ नो सोल्यूशन। ठीक है, लेकिन अगर आपको 0/0 मिला बट नन ऑफ द पेयर इज सेटिस्फाइंग दिस काइंड ऑफ कंडीशन कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 नॉट इक्वल्स टू d1/d2, ऐसा किसी इक्वेशन के साथ में अगर नहीं हो रहा है एंड साथ ही साथ आपको 0/0 भी मिल रहा है, तो यू विल से इट इज अ सिचुएशन ऑफ इनफाइनाइट सोल्यूशन। इट इज अ सिचुएशन ऑफ इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्लियर मेरे ख्याल में? कोई डाउट यहां तक कि चलेगा? एक बार रैपिड फायर राउंड में मेरे को बताओ कि क्या क्या करोगे। सबसे पहले क्या काम करोगे बताओ? 3 मैट्रिक्स बनाओगे। जोर से बोलो, पहले क्या करोगे? 3 मैट्रिक्स बनाओगे। क्या क्या? कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स, वेरिएबल वाला कॉलम मैट्रिक्स, कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स। फिर क्या करोगे? डिटरमिनेंट ए निकालोगे। फिर क्या करोगे? डिटरमिनेंट ए निकालोगे। ठीक है, और डिटरमिनेंट ए से 2 पार्ट है। फिर अगर नॉन जीरो आया तो फिक्स आंसर आएगा, और अगर 0 आ गया तो इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है और नो सोल्यूशन भी हो सकता है। अब मान लो कि नॉन जीरो अगर आया है तो नेक्स्ट आप एडजॉइंट ए निकालो। बी आपके पास में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई करो, ऊपर आएगा मैट्रिक्स, नीचे आएगा वैल्यू। इस फॉर्मूला को फर्दर सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। और यदि मान लो कि डिटरमिनेंट ए 0 आया, एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू नॉन जीरो आया, तो कंक्लूजन होगा नो सोल्यूशन। और अगर डिटरमिनेंट ए 0, एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू भी 0, तो नो सोल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है। नो सोल्यूशन होने के लिए इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 नॉट इक्वल्स टू d1/d2, और इनफाइनाइट सोल्यूशन होने के लिए आई जस्ट नीड 0/0, बट ये कंडीशन वैलिड नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तक लिखो फटाफट, फिर क्वेश्चंस करते हैं। लिखो, लेट a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1। उसके नीचे a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, और उसके नीचे a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। b a system of linear equation, be a system of linear equation in 3 variables, be a system of linear equation in 3 variables। ठीक है, be a system of linear equation in 3 variables। इसका आगे लिखो, let capital A is equals to, let capital A is equals to, यहां बोर्ड से कॉपी कर लो, let capital A is equals to a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, comma x equals to column wise x y z and b is equals to d1 d2 d3। ठीक है, आगे लिखो, here पहले ऐसा लिखो, ax is equals to b, here ax is equals to b। इस पार्ट को दोबारा एक्सप्लेन करना है कि ये समझ में आया हुआ है। आगे लिखो, दिस इंप्लाइज, एक ही लाइन में लिखो, x इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b, x इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b। इसके नीचे लिखो, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू एडजॉइंट a बाय डिटरमिनेंट a इनटू b, एडजॉइंट a इनटू डिटरमिनेंट a, सॉरी एडजॉइंट a बाय डिटरमिनेंट a इनटू b। उसके अगले स्टेप में लिखो, x इक्वल्स टू एडजॉइंट a इनटू b, ये पूरा पार्ट को ऊपर ही रख लो और नीचे रख लो डिटरमिनेंट a। x इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b, फिर a इनवर्स की जगह पर एडजॉइंट a इनटू डिटरमिनेंट a, और अगले स्टेप में कह रहा हूं कि इन दोनों को कंबाइन करके ऊपर कर दूं। अगले स्टेप में लिखो, x इक्वल्स टू मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय नंबर, x इक्वल्स टू मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय नंबर, x इक्वल्स टू मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय नंबर। ठीक है, इसके नीचे लिखो, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। इसमें लिखो, नंबर 1, इफ डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल टू 0, यहां देखो कैसे लिखना है, इफ डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल टू 0
then the system will have unique solution. Number one, if determinant A not equal to 0, then the system will have unique solution. And it is consistent. Next लिखो, if second point बोल रहा हूं, हाँ, if determinant A equal to 0 and adjoint of A into B equals to 0. If determinant A equals to 0 and, हाँ दूसरा केस मैं बता देता हूं, एक बार ये लिख लो सारा. If determinant A equals to 0 and adjoint A into B is equals to 0, then the system may have infinite solution और no solution. मतलब ऊपर नीचे दोनों जगह अगर 0 है तो इनफाइनाइट भी हो सकता है और नो भी हो सकता है. तो इसको डिटेल में मैंने समझा दिया, लास्ट क्लास में समझाया था कि नो कब होगा और इनफाइनाइट कब होगा. इसको लिखवा नहीं रहा हूं. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थर्ड, if determinant A equals to 0 and adjoint A into B not equal to 0, determinant A equals to 0 and adjoint A into B not equal to 0, then the system will have no solution. ठीक है. अच्छा, सेकेंड पॉइंट में मैं एक चीज भूल गया, लिख लो उसको. हेंस इट इज इनकंसिस्टेंट. अच्छा नहीं, सॉरी, सेकंड में तो लिख ही नहीं सकते. नो हुआ तो इनकंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइट हुआ तो कंसिस्टेंट होगा. थर्ड वाले में श्योरली लिख लो कि इट इज इनकंसिस्टेंट. ठीक है. सेकेंड वाले में नो सोल्यूशन होने से इनकंसिस्टेंट और इनफाइनाइट सोल्यूशन होने से कंसिस्टेंट. थर्ड वाले में तो हमेशा क्या रहेगा, इनकंसिस्टेंट. अब 2 मिनट मेरी तरफ देखो, जिनको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट नहीं पता. कंसिस्टेंट किसको कहते थे बताओ? जब सोल्यूशन होता था. कंसिस्टेंट किसको बोलते थे? जब सोल्यूशन होता था. एक सोल्यूशन हो तो भी कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो तो भी कंसिस्टेंट, और अगर सोल्यूशन नहीं है आपके पास में तो आप सिचुएशन को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर. इस वाले से बिगिन करते हैं, थोड़ा आसान सा है. ठीक है, देखो इसको फटाफट. देखना ध्यान से. इसमें डू यू रिमेंबर कि कितने टाइप का मैट्रिक्स ब्रेक करना है हम लोग को? 3. क्या क्या बताओ? ए इक्वल्स टू क्या लेना चाहिए बोलो, थोड़ा फास्ट और थोड़ा जोर से. ए इक्वल्स टू मीनिंग रिकॉल करो, क्या होता था? कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स. कोफिशिएंट यहां पर कितना है? 1. यहां पर कितना है? 2. तो क्या लोगे बताओ? 1 2. नेक्स्ट वाले में 2 5, तो यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर आ जाएगा मेरे ख्याल में 5. आया समझ? एक्स का मीनिंग क्या होता था? वेरिएबल वाला कॉलम मैट्रिक्स. यहां कितना वेरिएबल है आपके पास? 2. क्या आ जाएगा बताओ यहां पे? एक्स और वाई. आया समझ? और लास्टली बी का मतलब क्या होता था? कॉन्स्टेंट वाला मैट्रिक्स. यहां पर क्या क्या है बताओ? 4 और 9. तो यहां क्या आ जाएगा बताओ? 4 और 9. आया समझ यहां तक? क्लियर है? डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला क्या होता था? एक्स इक्वल टू बोलो एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब फाइनल फॉर्मूला, इनटू बी अपॉन में क्या? डिटरमिनेंट ऑफ ए. ये फॉर्मूला था आपका. इसको एक बार इक्वेशन 1 बोल के छोड़ दो. सबसे पहले आप फाइंड करो कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा. एक बार देख लो. 1 2 2 5, राइट? तो 1 2 2 5 सॉल्व करके कितना आएगा बताओ? 5 - 4 1. क्या ये 0 है कि नॉन 0 है? तो यहां लिखो नॉट इक्वल टू 0. हेंस इट हैज यूनिक सोल्यूशन. सब लोग 2 मिनट के लिए बोर्ड पर फिर से देखो एक बार. क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक? अच्छा, ये जो मैट्रिक्स है आपका कैपिटल ए, ये कितना बाय कितना का मैट्रिक्स है? 2/2 का मैट्रिक्स है. और 2/2 के मैट्रिक्स का मुझे ऐसा लगता है कि हम एक बार में ही एडजॉइंट वगैरह सब कुछ निकाल सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट. ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा बताओ जरा? x इज इक्वल्स टू, याद है ना आप लोग को, डायगोनल के अलॉन्ग साइन चेंज और नॉन डायगोनल पे, सॉरी, डायगोनल के अलॉन्ग इंटरचेंज और नॉन डायगोनल पे साइन चेंज. तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ जरा?
5 -2 और 1, और बी क्या आपका इस सिचुएशन में 4 और 9, तो यहां आप लगा दोगे 4 और 9, और नीचे कितना रहेगा आपके पास में 1, तो 1 तो नहीं लिखने से भी चलेगा, ठीक है ना यहां तक। इसके बाद क्या करना है, देखो रो इनटू कॉलम, बताओ क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 5 4 20 -18, तो आई थिंक 2, और यहां पर -8 + 9, तो आई थिंक 1, और ये कॉलम में आएगा, ठीक है। अब x का मीनिंग क्या था आपके लिए बताओ, x कॉमा नहीं कहना है यहाँ पे, x और नीचे y और 2 और 1, बाय कंपैरिजन वी कैन से कि x इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 1। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, आ गया, कॉपी करना हो गया सबका। चलो अब ये सबका हो गया होगा मेरे ख्याल में। अगला क्वेश्चन देखो एक बार, इसको एक साथ ही ना आप लोग लिखते भी जाना, मैं भी सॉल्व करता जाऊंगा, ठीक है। तो इस बार देखो 3 इक्वेशन है आपके पास में, सबसे पहला काम है आपका कि इसमें से 3 मैट्रिक्स ब्रेक करो, ठीक है। कैन यू गेस कि कैपिटल ए क्या होगा, सब लोग बताने का ट्राई करो अगर सोच पा रहे हो तो। 1 1 1, फिर 1 -1 1, फिर 2 1 -1, x क्या होगा, x y z कॉलम में, और फिर b क्या होगा, b होगा कॉलम में 6 2 और 1, 6 2 और 1, ठीक है। आगे चल रहे हैं, x इक्वल्स टू वी नो एडजॉइंट ऑफ a होल थिंग इनटू b डिवाइडेड बाय रहता है डिटर्मिनेंट ऑफ a। इक्वेशन नंबर 1, सबसे पहले डिटर्मिनेंट a निकालो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मेरे ख्याल में 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 -1 1, और थर्ड लाइन क्या था 2 1 -1 2 1 -1। फर्स्ट रो से ही तोड़ दो एक बार और बताओ क्या आ रहा है, 1 इंटू रो गया कॉलम गया, आई थिंक 1 -1 0 आएगा क्या, -1 इंटू रो गया कॉलम गया, -1 -2, तो आई थिंक -3, और फिर +1 इंटू रो गया कॉलम गया 1 + 2, तो आई थिंक 3, तो ऑल टुगेदर देखो 3 + 3 6, 0 है कि नॉन जीरो है, तो नॉट इक्वल टू 0, और कॉमा देके लिखो हेंस इट हैज कितना सोल्यूशन बताओ, यूनिक सोल्यूशन, हेंस इट हैज यूनिक सोल्यूशन। क्लियर यहां तक। इसके बाद क्या करना होता था बताओ, एडजॉइंट निकालना है। देखो एडजॉइंट निकालने के लिए मैं एक बार वापस से शॉर्टकट तरीका आप लोगों को रिकॉल करा देता हूं, जिनको जिनको नहीं याद है थोड़ा ध्यान से देख लो, और जिनको याद है खुद से लगाने का ट्राई करो। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए देखो क्या करना है आपको, पहले इसको कॉपी करना होगा 1 1 1 1 -1 1, और फिर 2 1 -1 2 1 -1। देखो तरीका ये था कि जो भी आपका फर्स्ट कॉलम है ना ये वाला, इसको आपको यहां कॉपी करना है, ठीक है, और जो आपका नेक्स्ट कॉलम है सेकेंड वाला उसको उसके बाद यहां पे कॉपी करना है। तो आइए कॉपी करें, इसका हो जाएगा मेरे ख्याल में 1 1 2, फिर आएगा 1 -1 1, फिर आपको जो टॉप का रो है उसको नीचे कॉपी करना चाहिए, तो टॉप का रो हो जाएगा मेरे ख्याल में 1 1 1 1 1, और लास्ट वाले में ये आया था -1 1 -1 1, हाँ इसको 1 रहना चाहिए। ये कॉपी हो गया, सेकेंड रो कॉपी करना है हम लोग को 1 -1 1 1 -1। अब हमको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इग्नोर कर देना है। अब हर 4 नंबर का सेट मेरे को एक एक आंसर देगा और सीधा सीधा मेरा एडजॉइंट आ जाएगा। ये पहले मान लो कि कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स बना लेते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, देखना है यहां पर, यहां से 1 -1 मेरे ख्याल में 0 आएगा क्या, पहला सेकेंड वाला 3, नेक्स्ट वाला 3, नेक्स्ट वाला नहीं 2, नेक्स्ट वाला -3, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट -2, ठीक है। ये आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स आया, ठीक है। तो एडजॉइंट यहां से क्या हो जाएगा,
इसका ट्रांसपोज 0 3 3 2 माइनस 3 1 और 2 0 माइनस 2 आ गया हमारा एडजॉइंट। ठीक है, डन। रिपीट करना आइडिया क्योंकि हो जाएगा, श्योर। चल रहे हैं आगे फिर यहां से। नाउ इक्वेशन 1 इंप्लाइज, या इक्वेशन 1 भी नहीं, आप ये काम और भी कर सकते हो कि एडजॉइंट इनटू बी का वैल्यू भी ऐसे खुले में निकाल लो और फिर फॉर्मूला में बिठा देंगे। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज इक्वल्स टू, एडजॉइंट ऑफ ए आपका है 0 2 2 0 2 2 और यहाँ पे है 3 3 और फिर है -3 0 1 -2 -3 0 1 और -2 और बी आपका क्या था 6 2 और 6 2 1, करेक्ट। तो यहां पे आ जाएगा 6 2 1। अब मल्टीप्लाई करना है बस, तो रो इंटू कॉलम 0 4 2 तो कितना आ रहा है 6 क्या आ रहा है ना पहला एंट्री। फिर नेक्स्ट आएगा 18 -6 तो 12 और 0 तो 12 ही आएगा शायद, और फिर 18 2 20 -2 18। ठीक है, ये आया आपका एडजॉइंट ए इंटू बी का आंसर, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक। अब लास्ट आपको क्या करना है, देखो फॉर्मूला में बिठाना है इसको। इक्वेशन 1 इंप्लाइज एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डिवाइडेड बाई में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, ऊपर आ रखा है ये 6 12 18 और नीचे है आपके पास में 2 नहीं सॉरी 6, डिटर्मिनेंट ए का आंसर 6। अब सबको 6 से डिवाइड करो, यहां क्या बचेगा 1 2 और 3 और लेफ्ट हैंड साइड में इसका जब कॉलम मैट्रिक्स बना दोगे तो एक्स वाई और जेड, और बाय कंपैरिजन एक्स इक्वल्स टू 1 वाई इक्वल्स टू 2 और जेड इक्वल्स टू 3। ये आंसर है आपका। ठीक है, कितने लोगों का खुद से आ गया था, वेरी गुड। जिनका नहीं आया था कॉपी करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये वाला एक बार इसको देखो, और क्लास 10 में वैसे शायद आप लोग के साल में ये हट गया था, नहीं तो ये क्लास 10 के सिलेबस में रहता था। अभी सुनना ध्यान से, एक बात मैं कहता हूं, इस वाले इक्वेशन में और इस वाले इक्वेशन में फर्क क्या है, बेसिक फर्क क्या है ये बता सकते हो इसमें और उसमें। इसमें वेरिएबल्स न्यूमरेटर में और उसमें वेरिएबल्स कहां पे है, डिनोमिनेटर में है। तो जब कभी भी आपका वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में आया ना, तो आपको कैसे सोचना होता है उस पर मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूं। हाँ ध्यान से सुनना, इस इक्वेशन को आपको ऐसे ब्रेक करके सोचना चाहिए 3 इंटू 1/x, एक बार प्लीज कुछ लिखना मत, ध्यान से सुन लेना, प्लस 3 इंटू 1/y और प्लस 10 इंटू 1/z। मतलब हर एक टर्म के अंदर में ना आपको कोशिश करना चाहिए कि नंबर को और वेरिएबल को एक दूसरे से सेपरेट करो, आप अलग अलग कर। पहला वाला अच्छा 2 होगा, सॉरी 2 इंटू 1/x 3 इंटू 1/y और प्लस 10 इंटू 1/z इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट वाले इक्वेशन में देखो ये क्या हो जाएगा, आई थिंक 4 इंटू, देख लो आप एक बार, 4 इंटू 1/x, फिर बताओ माइनस 6 इंटू 1/y, नेक्स्ट बताओ प्लस 5 इंटू 1/z। ठीक है, और ये लिखना नहीं, आपको दिमाग में इमेजिन करना बस, इक्वल्स टू 1। और लास्ट इक्वेशन में क्या हो जाएगा बताओ, 6 इंटू 1/x प्लस 9 इंटू 1/y और माइनस 20 इंटू 1/z। आई होप सब लोग अग्री करोगे इस बात को लेके। ठीक है, इसके आगे आपको क्या करना है, देखो आपको देखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर तीनों इक्वेशन में कॉमन है, कौन सा स्ट्रक्चर तीनों इक्वेशन में कॉमन है। तो 1/x 1/x 1/x, 1/y 1/y 1/y, 1/z 1/z 1/z, ये तीनों में कॉमन है। अब आपको क्या करना है, देखो कि जो चीज कॉमन है ना उसको 3 नए लेटर से रिप्लेस कर दें, जो चीज कॉमन है उसको 3 नए लेटर से रिप्लेस कर दें। तो रिप्लेसमेंट के लिए हम कैसे बिगिन करेंगे, देखो हम बोलेंगे लेट 1/x इक्वल्स टू u, 1/y इज इक्वल्स टू v एंड 1/z इज इक्वल्स टू w। आया समझ? तीनों जो कॉमन पार्ट आपका होगा उस कॉमन पार्ट को आपको 3 नए लेटर से रिप्लेस कर दे। पहला कॉमन पार्ट में देख रहा हूं कि 1/x तीनों में है, 1/y तीनों में है और 1/z भी तीनों में। तो 1/x 1/z और 1/y को आप 3 नया लेटर ले लो, u v और क्या हो जाएगा w। अब क्या देखो कि जो आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन आपको कैसा दिखाई पड़ेगा, सोचो तो एक बार।
सब लोग बोलने का ट्राई करो, ये कैसा दिखाई पड़ेगा? 2u प्लस 3v और बोलो प्लस 10w इज इक्वल टू हाउ मच? 4। ये होगा आपका पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा बताओ? 4u माइनस 6v प्लस 5w इज इक्वल टू 1। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा बताओ? सब लोग ट्राई करो। 6u प्लस 9v माइनस 20w इज इक्वल टू 2। आया समझ? ये हो जाएगा आपका 3 इक्वेशन। और इस 3 इक्वेशन के बाद में तो इट इज सिंपल, पुराना ही सिचुएशन है, आपको बस सॉल्व करना है। ठीक है, लिखो लेट 1/x इज इक्वल टू u, 1/y इज इक्वल टू v, 1/z इज इक्वल टू w, 1/z इज इक्वल टू w। आगे देखो, नाउ द गिवन इक्वेशंस विल बी, पहला लिखना 2u प्लस 3v प्लस 10w इज इक्वल टू 4, 2u प्लस 3v प्लस 10w इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन 4u माइनस 6v प्लस 5w इज इक्वल टू 1। और लास्ट इक्वेशन 6u प्लस 9v माइनस 20w इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहां से आप वो पुराना वाला काम कर, बोलो आपका a क्या होगा? a इज इक्वल टू, बताना जरा, सब लोग ट्राई करो। 2 3 10। नेक्स्ट लाइन 4 माइनस 6 5। सब लोग लिखते भी जाओ, 4 माइनस 6 और 5। और लास्ट 6 9 माइनस 20, तो 6 9 माइनस 20 कॉमा x इक्वल्स टू u v w, वेरिएबल डिफरेंट है इस बार, और b इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म क्या था बताओ? 4 1 और 2। तो लिखो 4 1 और 2। अब आप निकालो फटाफट। पहले तो ये लिख लो कि x इक्वल्स टू, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ a होल्डिंग इनटू b अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ a। मार्क दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और नीचे आप डिटरमिनेंट ऑफ a निकालो। अब तो दिस इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे ख्याल में, यहीं से ब्रेक कर लेता हूं, 2 इंटू 120 माइनस 45 कितना होगा? 75। सही कह रहा हूं ना? हाँ, 75 माइनस 3 इंटू रो गया कॉलम गया माइनस 80 माइनस 30, तो आई थिंक माइनस 110। फिर प्लस 10 इंटू रो गया कॉलम गया 36 प्लस 36, तो 72 शायद। क्या ठीक है? 2 इंटू 75 कितना हो जाएगा? 150। फिर यहां पर प्लस 330 और वहां पर प्लस 720, कितना आ रहा है जोड़ के? 1200। दिस इज नॉट इक्वल टू 0 और नीचे बोल देना कि हेंस इट हैज यूनिक सोल्यूशन, हेंस इट हैज यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, हेंस इट हैज यूनिक सोल्यूशन। अभी 2 मिनट फिर से बोर्ड की तरफ देखो, एक बार फिर से हम लोग का टाइम आ गया कि हम एडजॉइंट निकालेंगे। मैं शॉर्टकट थोड़ा करने का ट्राई करता हूं, आप लोग अगर समझ में आया तो मुझे हेल्प करो बोल बोल के, ताकि मैं भी कॉन्फिडेंट फील करूं कि आ रहा आप लोगों को समझ में। बताओ तो क्या होगा? ये जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं ये रफ में होना चाहिए। हाँ बोलो क्या हो जाएगा? पहला लाइन क्या लिखोगे आप? 2 3 10 और बोलो नेक्स्ट क्या होगा? 4 माइनस 6 5, नेक्स्ट 6 9 माइनस 20। अब आप देखना कि फर्स्ट कॉलम को कॉपी करेंगे हम, तो 2 4 6, फिर नेक्स्ट कॉलम को 3 माइनस 6 और 9, फिर फर्स्ट रो को तो 2 3 10 2 3, फिर से नेक्स्ट रो को तो 4 माइनस 6 5 4 माइनस 6। अब फर्स्ट रो को इग्नोर करना है, फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करना है, और यहां हम लिख सकते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, बताना जरा पहला क्या आ रहा है? 120 और माइनस 45 75। ठीक है, नेक्स्ट 30 और प्लस 80 तो 110, नेक्स्ट 72, नेक्स्ट 90 और प्लस 60 तो 150, नेक्स्ट माइनस 120 प्लस 60
सॉरी -40 और +60 ना, -100, अच्छा सॉरी सॉरी सर, ठीक है ठीक है ठीक है, -100, नेक्स्ट 18 - 18 0, नेक्स्ट 15 और +60 75, नेक्स्ट 40 - 10 30, और नेक्स्ट -12 -12 तो -24। यहां से आप लिख सकते हैं एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इसका ट्रांसपोज चाहिए होगा 75 110 72, नेक्स्ट 150 -100 0, फिर नेक्स्ट 75 30 -24, ये आपका एडजॉइंट ए हो गया। अब नेक्स्ट आपको चाहिए होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो एडजॉइंट ऑफ ए आ रखा है 75 150 75, नेक्स्ट 110 -100 और 30, और नेक्स्ट 72 0 -24 इंटू बी, तो बी हम लोग का था 410 ना, अच्छा 412, ठीक है ठीक है ठीक है, 4 1 और 2, अच्छा इसका कैलकुलेशन अगर आया तो बताना सर। 300 600 और फिर 400, फिर 240 बढ़े, नहीं ये भी बस ये निकाला है, फॉर्मूले में डालेंगे, ठीक है मेरे ख्याल में यहां तक। नेक्स्ट लिखेंगे, देखो इक्वेशन 1 इंप्लाइज x इक्वल्स टू, ऊपर आ जाएगा हमारे पास में 600 240 सॉरी 400 और फिर नीचे 240, 400 और 240, और नीचे आपके पास में क्या था 1200। सॉल्व करने पे पहला क्या आ जाएगा हाफ, दूसरा मेरे ख्याल में 1/3 और 1/5 आ रहा है क्या, 5 ठीक ही लग रहा है। x इक्वल्स टू दिस, x इस बार कौन से वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, u v और w, तो यहां से हमको क्या मिलेगा, देखो दिस इंप्लाइज u v w इज इक्वल्स टू हाफ 1/3 1/5, तो कंपैरिजन से हम कह सकते हैं कि u इज इक्वल्स टू इट विल बी हाफ, v इक्वल्स टू इट विल बी 1/3 एंड w इज इक्वल्स टू इट विल बी 1/5। अब आप रिकॉल करो कि u क्या था असली में 1/x, v क्या था असली में 1/y, और w क्या था असली में 1/z। तो 1/x इज इक्वल्स टू हाफ, यहां से x इक्वल्स टू 2, फिर यहां से 1/y इज इक्वल्स टू 1/3, आई थिंक y इज इक्वल्स टू 3, और 1/z इक्वल्स टू 1/5, तो मेरे ख्याल में z इक्वल्स टू कितना 5, ठीक है, और ये है आपका फाइनल आंसर। डन मेरे ख्याल में, कॉपी करना बाकी की हो गया सबका, बाकी है तो करो। अच्छा ठीक है चलो तब रुक जाते हैं यहाँ पे।